मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों, मित्रों, भैया, राजा और लर्नर्स को मेरा यानी कि गौरव श्रीभा की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपको जेईई अकेडमी में, जहां हम आपके लिए बहुत ही शानदार सीरीज 75 कॉन्सेप्ट्स इन 75 डेज कवर कर रहे हैं। आज हम अपने डे 12 पर हैलोजन फैमिली को कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है, चाहे मुझे मेन का पेपर हो, चाहे मुझे एडवांस का पेपर हो। कोई भी पेपर बिना इस टॉपिक के नहीं बना करता है, इसलिए बिना किसी देरी के साथ हम इस पूरे ग्रुप को कवर करने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट को, वो भी अच्छी इन डेप्थ क्वेश्चंस के साथ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हैलोजन फैमिली में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो या एस्टेटीन हो, जहां पर एस्टेटीन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ये सभी एलिमेंट जो होते हैं वो सॉल्ट्स बनाते हैं। इनको हम सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स बोलते हैं, इसीलिए इनका नाम हैलोजन फैमिली पड़ा है। और अगर मैं बात करूं सबसे पहले इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एस शेल के यानी कि एस सब शेल के और 5 इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के रहते हैं। तो टोटल इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर मैं बात करूं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की, तो फ्लोरीन का अगर हम करें तो हीलियम, फिर 2s2 2p5, ये इनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ns2np5। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन के केस में क्या होता है भाई साहब, क्लोरीन केस में होता है नियॉन, फिर 3s2 3p5। अगर मैं बात करूं किसकी, ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन के केस में क्या हो जाता है भाई साहब, अरे बोलो बोलो, 3d इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये हो जाएगा क्रिप्टॉन और फिर 3d10, फिर 4s2, फिर 4p5। अगर मैं बात करूं किसकी, आयोडीन की, तो आयोडीन केस में कौन आ जाता है, हे नेता कर्मचारियों जीते रहो यानी कि ज़ेनॉन, और फिर 4d इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाते हैं, 5s2 और 5p5। और अगर मैं बात करूं एस्टेटीन की, तो एस्टेटीन के केस में केवल d इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं, f इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं, वहां पर आ जाते हैं 4f इलेक्ट्रॉन्स। तो हे नेता और कर्मचारियों जीते रहो यानी कि रेडॉन, फिर 4f14, 5d10, 6s2 और 6p5। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो गए। अगर हम आगे बात करें, आगे बढ़ो और बात करो, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं भाई साहब। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है। सबसे पहले अगर हम बात करें एटॉमिक साइज की, तो जैसा कि आपको मालूम है, डाउन द ग्रुप जाते हुए एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए भाई साहब, बढ़ना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती है। तो इनका जो एटॉमिक साइज हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोरीन सबसे छोटा, और फिर आ जाएगा क्लोरीन, फिर आ जाएगा ब्रोमीन, फिर आ जाएगा आयोडीन, यानी कि आयोडीन सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज बढ़नी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। अगर हम बात करें आयोनिक साइज की, तो आयोनिक साइज अगर हम देखें, कंपेयर करें F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, इसमें हम अगर एटॉमिक साइज सॉरी आयोनिक साइज कंपेयर करें, तो जैसा कि आप देख सकते हो भाई साहब, I माइनस यहाँ पर सबसे बड़ा होगा, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस और फिर F माइनस। अगर हम एक और चीज को इंक्लूड करके इनका आयनिक साइज कंपेयर करें, H माइनस को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, हाइड्राइड आयन को, क्योंकि हाइड्राइड आयन भी बहुत बड़ा होता है, अनएक्सपेक्टेडली ये बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसका जो चार्ज बाई साइज का रेशियो रहता है वो बहुत ही खास रहता है, 0.5। तो अगर हम इसका इंक्लूड करते हुए इसकी आयनिक साइज को देखें, तो F माइनस, आप सोचोगे कि यार H प्लस क्योंकि सबसे छोटा आयन होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो H माइनस भी छोटा ही होना चाहिए, है ना, पर F माइनस इज द स्मॉलेस्ट एनायन इन द होल पीरियोडिक टेबल। अगर हम उसकी बात करें, तो F माइनस से बड़ा होता है Cl माइनस, Cl माइनस से बड़ा होता है Br माइनस, Br माइनस से भी बड़ा होता है H माइनस, और उसके बाद फिर आता है I माइनस। तो ये हो गया आयोनिक साइजेस का ऑर्डर, ये यहाँ पे हैलोजेंस के आयोनिक साइजेस का ऑर्डर। अगर मैं बात करूं, मेरा पेन गिर चुका है आयनाइजेशन एनर्जी की अगर ऑर्डर की बात करें, तो जैसा कि आपको मालूम हो दोस्तों, डाउन द ग्रुप जाते जाते यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी हमारी डिक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी F की हो जाएगी, फिर हो जाएगी Cl की, फिर हो जाएगी Br की, फिर हो जाएगी I की भाई साहब, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं और देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो एक्सपेक्टेड क्या रहता है, एक्सपेक्टेड ये रहता है दोस्तों, बोलो बोलो, एक्सपेक्टेड क्या रहता है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन को वेलकम करने की टेंडेंसी हमारी घटती है। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या रहना चाहिए, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। पर यहां पर क्योंकि फ्लोरीन एनोमलस प्रॉपर्टीज शो करता है, क्यों एनोमलस प्रॉपर्टीज शो करता है, क्योंकि इसका साइज जो रहता है वो बहुत ही छोटा रहता है, और जो ये नेगेटिव चार्ज रखता है वो रिपल्शन करने लगता है सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर रिपल्शन करने से सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी घट जाती है, इसीलिए ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को उतना वेलकम नहीं कर पाता, उतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा हो जाती है। तो Cl इज ग्रेटर देन F, और फिर आता है Br, और फिर आता है I। तो ये एक्चुअल ऑर्डर हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये हो जाता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसा आप जानते हैं डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं।
अब मैं आगे बात करूं तो सबसे पहले हम देखते हैं कलर ऑफ हेलोजन फैमिली। अगर मैं कलर ऑफ हेलोजन फैमिली की बात करूं भाई साहब, तो हेलोजन फैमिली में जो कलर होता है, चाहे वो F2 का हो, Cl2 का हो, Br2 का, I2 का हो, किसी का भी हो, वो कलर होता है होमो-लुमो ट्रांजिशंस की वजह से। होमो-लुमो ट्रांजिशन का क्या मतलब है, ये आप पढ़ोगे एमओटी में, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मदद से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। होमो-लुमो ट्रांजिशन का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर मैं आपको एमओटी की मदद से इनका थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन समझाना चाहूं, तो अगर आप सबसे पहले फ्लोरीन का देखो, तो फ्लोरीन के जो एकदम वैलेंस शेल में लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो पाई स्टार 2p में जाते हैं। पाई स्टार 2p देखो, इसका पूरा फील्ड है। और जो अगला ये है इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि होमो, ठीक है, ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है। और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर मैं वो वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूं, तो वो है इसका सिग्मा स्टार 2p। तो देखो इसके पाई स्टार 2p पूरा फील्ड है और सिग्मा स्टार 2p यहां पर है। जैसे ही मैं Cl पे गया तो इसका पाई स्टार 3p देखो और इसका सिग्मा स्टार 3p देखो। जैसे ही मैं ब्रोमीन पे गया, इसका देखो, इसका देखो, मतलब आपको सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम लग रहा होगा, पर जैसा कि आप देख सकते हो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, एलिमेंट टॉप टू बॉटम जा रहा है, हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहा है भाई साहब, तो डिफरेंस यानी कि एनर्जी गैप बिटवीन सब्सीक्वेंट शेल्स क्या होंगे, कम होंगे। और जब डिफरेंस या एनर्जी गैप बिटवीन द सब्सीक्वेंट शेल्स कम होंगे, आप आयोडीन के केस में देखो कि पाई स्टार 5p और सिग्मा स्टार 5p में कितना कम एनर्जी गैप है। अगर एनर्जी गैप कम हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में ट्रांजिशन कर पाएंगे इसमें, क्योंकि ये खाली ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में ट्रांजिशन कर पाएंगे। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपस में ट्रांजिशन कर पाएंगे, जितना ज्यादा ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन पर सेकंड जितना ज्यादा होगा, यानी कि ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, कलर उतना ज्यादा होगा दोस्त। और कलर की, अरे बताओ बताओ, कलर की फ्रीक्वेंसी यानी कि कलर का जो इंटेंसिटी है वो भी उतना ज्यादा होगा। इसीलिए अगर आप देखो तो जो F2 होता है, जो हमारा फ्लोरीन होता है, वो पेल येलो कलर का होता है, Cl2 ग्रीनिश येलो कलर का होता है, Br2 जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और सुनना, जो आयोडीन हमारा होता है वो वॉयलेट ब्लैक कलर का होता है। जितनी ज्यादा, सुनना सुनना, जितनी ज्यादा एनर्जी गैप कम, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन पर सेकंड होगा और उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी कलर्स की। इसको कहते हैं होमो-लुमो ट्रांजिशन के थ्रू कलर्स को एक्सप्लेन करना इन हेलोजेंस। इसके ऊपर IIT एडवांस में भी क्वेश्चन आ चुका है, मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करूं इनके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की, तो सबसे पहले देखिए कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर हमारे किस चीज पे डिपेंड करता है, बेसिकली इन जनरल वैन डर वाल्स फोर्सेस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप देखो F2 हो, चाहे Cl2 हो, चाहे Br2 हो, चाहे I2 हो, सबके सब डायमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं भाई साहब, सबके सब डायमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं और सबके सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। और कौन से वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं भाई साहब। अब ये जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है या वैन डर वाल्स फोर्सेस है, ये तब बढ़ते हैं जब साइज और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा करता है। जो तो जैसा कि आप देख रहे हो टॉप टू बॉटम अगर हम जा रहे हैं तो साइज भी बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ रहा है, तो टॉप टू बॉटम वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे। और जब वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा I2 का, फिर Br2 का, फिर Cl2 का, फिर F2 का। तो ये आपको मिल गया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है। और इसी की वजह से हम इसकी फिजिकल स्टेट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा I2 का, तो I2 सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, Br2 जो है हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और F2 और Cl2 हमारे गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, एज गैसेस पाए जाते हैं। अगर हम आगे बात करें और देखें बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी का एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन में साइज कम है, साइज कम होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगे, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और लास्ट में आयोडीन की, क्योंकि आयोडीन बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और उनके बीच में बड़ा बॉन्ड बनेगा, तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है उतना ज्यादा उसको तोड़ना आसान होता है और उसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। पर ये तो हो गया एक्सपेक्टेड साइज। एक्सपेक्टेड के मुताबिक चीजें कई बार नहीं चलती, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन एनोमलस बिहेवियर शो करता है। क्यों एनोमलस बिहेवियर शो करता है? क्योंकि उसकी साइज होती है छोटी और उसमें जो चार्ज का डेंसिटी हो जाता है वो बहुत बढ़ जाता है और रिपल्शंस क्रिएट हो जाते हैं अगर वो F- बनाता है। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिपल्शंस ये जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है ये चेंज होकर Cl बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद हो जाता है Br का बॉन्ड एनर्जी, उसके बाद हो जाता है F का बॉन्ड एनर्जी, फिर लास्ट में आता है आयोडीन का। तो ये एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। और ये देखो फ्लोरीन का ड्यू टू उसके अंदर के रिपल्शंस कम हो जाता है बॉन्ड एनर्जी, पर कितना कम हो पाता है वो तो हम डेटा देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो रीजन क्या है? वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन स्मॉल साइज फ्लोरीन एटम। आप जैसे कि देख सकते हो F और F के बीच में लोन पेयर्स में कितना ज्यादा रिपल्शन क्रिएट हो रहा है और इसी रिपल्शन से बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। कितना कम होती है वो हम डेटा देख के ही बता पाएंगे भाई, ठीक है।
अब ड्यू टू दिस सिस्टम एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज कर जाता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम घट जाता है, स्टेबिलिटी घटता है तो बॉन्ड एनर्जी हो जाता है कम, और बॉन्ड एनर्जी कम हो जाता है तो बॉन्ड बिकम्स वीक और उसको तोड़ने में कम एनर्जी लगती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें हाइड्रेशन एनर्जी की, तो हाइड्रेशन एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी आयन को पानी में डालेंगे तो आयन और पानी के बीच में इंटरेक्शन होगा। क्यों इंटरेक्शन होगा? क्योंकि आयन के ऊपर है चार्ज, वाटर है पोलर, तो वहां पर आयन डाइपोल का इंटरेक्शन हो जाएगा। आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा तो एनर्जी का रिलीज होगा भाई साहब, और इसीलिए हाइड्रेशन एनर्जी एक रिलीज्ड एनर्जी है। तो सुनना मेरी बात, हाइड्रेशन एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करती है? हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पर, यानी कि चार्ज अपॉन साइज के रेशियो पर। तो चार्ज तो हेलोजन फैमिली में फिक्स ही रहने वाला, -1 चार्ज पे हम बात कर रहे हैं, यानी कि F माइनस के बीच, Cl माइनस के बीच, Br माइनस के बीच और I माइनस के बीच, तो चार्ज तो सबको कांस्टेंट रहने वाला है। तो हम अगर हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज अपॉन साइज पर डिपेंड कर रही है, तो चार्ज सबका सेम है, तो केवल और केवल साइज पर वेरी करेगी। अब सोचो, जितना कम साइज उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, यानी कि F माइनस का साइज सबसे कम है तो F माइनस की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी, यानी कि सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी F माइनस की, फिर Cl माइनस की, फिर Br माइनस की और फिर I माइनस की हाइड्रेशन एनर्जी इस ऑर्डर की हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं हेलोजन फैमिली की ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में हम क्या देख रहे होते हैं? सबसे पहले हमें हेलोजन को तोड़ना होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देके एक्स गैस के अंदर। उस एक्स गैस में हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना रहता है, क्योंकि जब हम सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने जा रहे हैं तो हमें खुद सबसे पहले रिड्यूस होना पड़ेगा, तभी तो जब हम सामने वाले को ऑक्सीडाइज सामने वाले का इलेक्ट्रॉन हम एक्सेप्ट करेंगे, हम खुद रिड्यूस हो पाएंगे, तभी तो हम सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर पाएंगे। और उस X माइनस गैस को हमें हाइड्रेशन एनर्जी देकर हमें वाटर ऐड करके और X माइनस एक्वस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर एक्वस सॉल्यूशंस के केस में देखा करते हैं। तो अगर हम इस पूरी प्रोसेस में देखें तो रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी है? रिक्वायर्ड केवल ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और हाइड्रेशन एनर्जी, ये तो रिलीज एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन केस ऑफ हेलोजेंस रिलीज होती है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है, और हाइड्रेशन एनर्जी तो एक बाय डिफॉल्ट रिलीज एनर्जी ही है। तो इसीलिए जो हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर है, जो हमारी रिलीज एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हाइड्रेशन एनर्जी के बराबर है। तो सुनना मेरी बात, जब पूरी प्रक्रिया आपने ऑक्सीडेशन की देख ली, अब इस प्रोसेस में जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी और जो हमारी रिलीज एनर्जी है, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, तभी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और हम मतलब कंपेयर कर सकते हैं सबके बेसिस पे। अगर मैं कंपेयर करूं F2Cl2 Br2 और I2 में, तो Br2 क्योंकि लिक्विड है, I2 क्योंकि सॉलिड है, तो इसमें तो हमें एक्सटर्नल एनर्जी सबसे पहले खर्च करना पड़ेगा टू मेक इट इनटू Br2 गैस और I2 गैस। सबसे पहले, क्योंकि हमें लिक्विड और सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो यहां तो पहले ही एक्सटर्नल एनर्जी हमें खर्च करना पड़ गया अपनी जेब से, तो ये तो पहले ही ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की रेस से बाहर हो गए। ऑक्सीडाइज करते हैं पर सबसे पहले अगर हमें कंपेयर करना हो तो ये तो पहले ही बाहर हो गए। अब हमारा F2 और Cl2 में हम कंपेरिजन कर सकते हैं असली। क्यों? F2 और Cl2 जो है हमारे, अगर हम उनमें कंपैरिजन करें तो देखिए हमें ये प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले हमें X2 लेना है, X2 गैस, और इस X2 गैस को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देके X गैस में परिवर्तित करना है। फिर उस X गैस को हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करके जो भी एनर्जी निकलेगी उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फॉर्म में देखना है और X माइनस गैस में कन्वर्ट करना है। उस X माइनस गैस को मुझे वाटर डाल के X माइनस एक्वस में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इन तीनों प्रोसेस में देखें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में देखते हैं, ये बताइए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में हम बॉन्ड एनर्जी देख रहे होते हैं, किसका बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्योंकि एक रिक्वायर्ड एनर्जी है, तो प्रोसेस को फेवर करने के लिए उस रिक्वायर्ड एनर्जी को कम होना पड़ेगा। ये बताइए कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा किसकी होती है, Cl की या FF की? Cl की ज्यादा होती है, Cl की ज्यादा होती है, तो Cl को तोड़ने में, Cl का बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, और FF का बॉन्ड आसान है तोड़ना, कम एनर्जी खर्च होगी। और हमें क्या चाहिए था कि कम एनर्जी खर्च हो, तो यहां पे तो फ्लोरीन जीत चुका है। यहां पे कौन जीत चुका है? यहां पे फ्लोरीन जीत चुका है भाई साहब। अब यहां पर आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक रिलीज एनर्जी है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना हमारे लिए बढ़िया है। किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, क्लोरीन की या फ्लोरीन की? ऑब्वियसली क्लोरीन की होती है। अभी हम देख के आए, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, चार्ज ज्यादा हो जाता है, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस सेट में कौन जीत गया? इस सेट में क्लोरीन जीत गया यार। ठीक है, इस सेट में तो क्लोरीन जीत गया। और अगर हम बात करें हाइड्रेशन एनर्जी की,
तो हाइड्रेशन एनर्जी में बेसिकली हम नेगेटिव आयन पे यानी कि एनायन पे हम पानी बरसा रहे हैं, तो जितनी ज्यादा रिलीज एनर्जी होगी उतना हमारे लिए बढ़िया। अब किसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी हाइड्रेशन में? जिस आयन का साइज कम होगा उसकी हाइड्रेशन ज्यादा हो पाएगी और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज हो पाएगी, तो F माइनस आराम से हाइड्रेट हो जाएगा, जबकि Cl माइनस कम हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज कर पाएगा। तो इसमें भी फ्लोरीन जीत गया, यानी कि फ्लोरीन जो है ओवरऑल गेम को 2:1 से जीत गया है। इसीलिए हम बोलते हैं कि फ्लोरीन जो है F2 जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनफैक्ट पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल ऑक्सीडाइजिंग पावर, आपको दिख गया F2 इज ग्रेटर देन Cl2। अगर मैं सारे के सारे हेलोजेंस में कंपेयर करूं तो F2 सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग का फ्लोरीन के? क्या रीजन है भाई साहब? लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ClCl से कम रहती है, और वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वही इसका डोमिनेटिंग फैक्टर होता है इसको ऑक्सीडाइजिंग पावर में जिताने के लिए। और अगर मैं बात करूं सबके मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि यहां पर क्या प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। F2 जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके F माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो यहां पर सबके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स लिखे गए हैं। आप देख सकते हो कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है प्लस 2.87 वोल्ट, उसके बाद है क्लोरीन का, फिर है ब्रोमीन का, फिर है आयोडीन का। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूं आपसे और मैं देखूं रिड्यूसिंग नेचर, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कौन है भाई साहब? सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो रिड्यूसिंग नेचर जो होगा वो इनके नेगेटिव आयंस का रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अगर मैं रिवर्स की बात करूं तो I माइनस सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग हो जाएगा, और उसके बाद बोलो उसके बाद हो जाएगा Br माइनस, फिर हो जाएगा Cl माइनस, फिर हो जाएगा F माइनस। ऐसा इसलिए दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम रिड्यूसिंग की बात करते हैं, रिड्यूसिंग नेचर की बात करते हैं, तो I माइनस को यानी कि X माइनस हेलोजन को हमें X2 में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो I माइनस जो है वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के। इस प्रोसेस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? माइनस 0.53 वोल्ट, जबकि F माइनस को कन्वर्ट करने के लिए F2 में इसका जो पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो क्या है? माइनस 2.87 वोल्ट। तो भाई साहब एक बात सुनो, कौन सी प्रोसेस ज्यादा फास्टर होगी या ज्यादा फिजिबल होगी? जिसका पोटेंशियल ज्यादा बड़ा होगा। अगर हम अगर हम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कंपेयर करें तो क्योंकि ये नेगेटिव में है तो ये वाला नंबर ज्यादा बड़ा है, ये वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये वाला जो पोटेंशियल है ये ज्यादा बड़ा है बेसिकली, इसलिए ये वाली प्रोसेस ज्यादा फिजिबल होगी। और इसीलिए अगर हम रिड्यूसिंग नेचर को कंपेयर करें तो I माइनस सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग होता है, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस होता है। अगर मैं हेलोजन फैमिली की बात करूं, सुनना मेरी बात, इसीलिए अगर मैं इन रिएक्शंस को करवा के देखूं तो कौन सी रिएक्शंस होगी, कैसे हम बताएंगे? फ्लोरीन जो है वो सामने वाले को हमेशा ऑक्सीडाइज कर पाता है, फ्लोरीन जो है वो सामने वाले को हमेशा ऑक्सीडाइज कर देता है, इसीलिए अगर F2 के सामने हम I माइनस लाएंगे तो हमें I2 मिल जाएगा और F माइनस साथ में बन जाएगा। अगर हम F2 के सामने Br माइनस लाएंगे तो वो Br2 हमें दे देगा और F माइनस बना देगा। अगर हम F2 के सामने Cl माइनस लाएंगे तो हमें Cl2 दे देगा और F माइनस बना देगा। अगर हम Cl2 के सामने F माइनस लाएंगे तो याद रखना F माइनस को F2 में कन्वर्ट करने वाला आज तक कोई एलिमेंट पैदा नहीं हुआ। F माइनस को, फिर से सुनना, F माइनस को F2 में कन्वर्ट करने वाला आज तक कोई एलिमेंट पैदा हुआ नहीं है, तो ये प्रोसेस तो नहीं हो पाएगी, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। जबकि Cl2 को अगर हम Br माइनस के साथ रिएक्शन कराएं तो Br माइनस को Cl2 अच्छे से ऑक्सीडाइज कर सकता है और बना देगा Br2 और खुद कन्वर्ट हो जाएगा Cl माइनस में। पर सुनना, अगर हम Cl2 के I माइनस के साथ रिएक्शन कराएं तो बिल्कुल Cl2 I माइनस को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है I2 में और खुद बना लेगा Cl माइनस। अगर मैं Br2 को F माइनस से रिएक्ट कराऊं और सोचूं कि Br2 इस F माइनस को ऑक्सीडाइज कर ले तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, Br2 की कोई औकात नहीं है F माइनस के सामने, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर मैं Br2 को Cl माइनस के साथ रिएक्ट कराऊं इवन तो ये भी रिएक्शन नहीं होती है, Cl माइनस को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है Cl2 में। अगर मैं Br2 को I माइनस के साथ रिएक्शन कराऊं तो ये रिएक्शन हो सकती है और यहाँ पर Br माइनस बन जाएगा और I2 निकल जाएगा। ठीक है, अब अगर I2 को मैं F माइनस के साथ रिएक्ट कराऊं तो भाई जब ऊपर वाले नहीं कर पाए, जब Cl2 नहीं कर पाया, जब Br2 नहीं कर पाया, तो ये तो कैसे ही कर पाएगा। I2 को अगर Cl माइनस के साथ कराऊं ये भी नहीं रिएक्शन हो पाएगी और I2 Br माइनस को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है दोस्तों, तो I2 की ये कोई रिएक्शंस नहीं हो पाती हैं। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हम डिस्कस करने वाले हैं
फ्लोरीन का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट स्पेसिफिकली सबसे पहले बात करें तो फ्लोरीन क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो अगर ये कहीं भी बॉन्डेड स्टेट में पाया जाएगा, नॉन बॉन्डेड स्टेट अपने नेचुरल स्टेट में F2 के फॉर्म में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो सकती है। पर अगर कहीं भी ये बॉन्डेड स्टेट में पाया गया, किसी के साथ भी कंपाउंड बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो हमेशा और हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। ये तो ऑक्सीडेशन नंबर का रूल भी था, हमने ऑक्सीडेशन नंबर वाली वीडियो में देखा भी था कि हमेशा हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करने वाला है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अगर मैं बात करूं बाकी हेलोजेंस की, तो बाकी हेलोजेंस फ्लोरीन को छोड़ के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं भाई साहब। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जो Cl है, Br है, I है, ये -1 से लेके +7 तक सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। अब क्यों शो कर सकते हैं वो हम देखेंगे। पर अगर मैं बात करूं कि अगर किसी भी एलिमेंट को अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना होता है, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाना होता है, तो वो दो एलिमेंट्स को अप्रोच किया करना है, एक है ऑक्सीजन, एक है फ्लोरीन। और उसमें से भी ऑक्सीजन इज प्रेफरेबल अप्रोच। क्यों ऑक्सीजन प्रेफरेबल अप्रोच है? क्योंकि जो काम फ्लोरीन जो है वो बहुत ज्यादा बॉन्ड्स में करता है, क्योंकि फ्लोरीन ओनली फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड, तो जो काम फ्लोरीन बहुत ज्यादा बॉन्ड में करता है वो ऑक्सीजन बहुत कम बॉन्ड्स में ही कर सकता है। इसीलिए जैसा कि आपको पता हो IF7 एग्जिस्ट करता है। I जो है वो बड़े साइज का एलिमेंट होता है, वो F के साथ अपने आसपास 7 बॉन्ड बना लेता है। पर ClF7 और Brf7 एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि इनके पास कैपेसिटी होती है। क्लोरीन के पास, क्योंकि क्लोरीन भी एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो उसके पास वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स हैं, इसके पास कैपेसिटी है बॉन्ड बनाने की, पर ये नहीं बना पाता है। इसी तरह Brf7 भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये दोनों क्यों नहीं एग्जिस्ट कर पाते हैं? क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। जबकि IF7 एग्जिस्ट करता है ड्यू टू मतलब वो कर सकता है, ठीक है, 7 बॉन्ड बना सकता है। पर वहीं पर ClO4- BrO4- IO4- ये सभी के सभी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जो काम फ्लोरीन 7 बॉन्ड में कर रहा था, क्लोरीन को +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाने की तवज्जो 7 बॉन्ड में ये कर पा रहा था, वो ऑक्सीजन ने 4 बॉन्ड में ही काम खत्म कर दिया। तो इसीलिए ये एग्जिस्ट कर पाते हैं, जबकि ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। अगर मैं बात करूं, सुनना मेरी बात, अगर मैं बात करूं HOF जो है, HOF ये एक अकेला ऐसा ऑक्सी एसिड है जहां पर सुनना मेरी बात, फ्लोरीन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां पर अगर कोई हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो वो है +1, और अगर कोई ऑक्सीजन की पूछे तो वो है 0। मैं आपको अगर स्ट्रक्चर भी दिखाऊं तो F के ऊपर है -1, H के ऊपर है +1, O के ऊपर है 0। अगर आपको कोई भी बोल दे F यहाँ पर +1 में है तो उसके मुंह पे एक थप्पड़ मार देना, क्योंकि बिल्कुल गलत बात है यार। F-1 को छोड़ के और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा जब तक वो बॉन्डेड स्टेट में है, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं और देखूं इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ ये किस ऑर्डर में रिएक्ट करते हैं भाई साहब? इनकी एक जनरल रिएक्टिविटी मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है F2, उसके बाद होता है Cl2, फिर होता है Br2, फिर होता है I2। तो अगर मैं हाइड्रोजन के साथ इनकी रिएक्शन कराऊं तो F2 तो इतना रिएक्टिव है कि वो डार्कनेस में भी HF बना लेता है। फिर Cl2 भी रिएक्टिव है, तो वो H2 के साथ Cl2 रिएक्ट करके HCl बना लेता है, H2 के साथ Br2 रिएक्ट करके HBr बना लेता है। पर I2 को सनलाइट की या एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जब हम H2 और I2 को रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले HI बन जाता है, पर HI बनने के लिए हमें सनलाइट की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इनका यहाँ पर हो चुका है। अगर मैं बात करूं, ये जो हैलाइड्स बने हैं, HI हो चाहे HBr हो चाहे HCl हो चाहे HF हो, इनकी अगर कुछ प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ये जो हैलाइड्स हैं इनका साइज बढ़ता है तो इनके बीच बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। तो बॉन्ड लेंथ का अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा होता है HI का, फिर HBr का, फिर HCl का, फिर HF का। अगर मैं इनकी बॉन्ड लेंथ को डिसाइड कर पाया हूं तो इनकी बॉन्ड एनर्जी को भी बता सकता हूं। जितना लंबा बॉन्ड बनेगा उतना कम उसकी एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा आसानी से वो टूट जाएगा। तो अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है HF की, फिर HCl की, फिर HBr की, फिर HI की। अगर मैं बात करूं इनके थर्मल स्टेबिलिटी की, तो जितनी कम बॉन्ड एनर्जी होगी, जितना आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, उतनी कम उसकी थर्मल स्टेबिलिटी होगी। तो अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं, छोटा बॉन्ड और ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि HF सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल है, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। अगर मैं बात करूं इनके एसिडिक नेचर की, तो जितना लंबा बॉन्ड होगा उतनी आसानी से वो टूट जाएगा, और जितनी आसानी से वो टूट जाएगा H+ उतनी मात्रा में दे पाएगा, और जब H+ जितनी मात्रा में दे पाएगा एसिडिक नेचर उसका बढ़ जाएगा। इसीलिए मेरी बात सुनना, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ HI की है तो एसिडिक नेचर भी सबसे ज्यादा HI का ही होगा।
सबसे पहले HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। ठीक है, ये हो गया एसिडिक नेचर का ऑर्डर। अगर मैं बात करूं डाइपोल मोमेंट की, डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा एलिमेंट्स के बीच में उतना ज्यादा हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहां पर है, फिर उसके बाद यहां पर है, फिर यहां पर, फिर यहां पर। तो HF की सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट हो जाएगी, फिर HCl की, फिर HBr की और फिर HI की। तो यहाँ आप ये सारे ऑर्डर्स देख सकते हो। अगर मैं बात करूं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HX की, यानी कि जो भी हाइड्रोजन हैलाइड्स हमने पढ़े उनके अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेरी बात ध्यान सुनना, सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर मैं देखूं HF की, तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है, और बाकी HCl, HBr, HI में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HF जो है वो ज्यादा एक्सेप्शनली ज्यादा अच्छा बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करता है, जबकि HCl, HBr, HI में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो केवल और केवल कौन डिसाइड करेगा? वैन डर वाल्स फोर्सेस डिसाइड करेंगे। वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होते हैं भाई साहब, वो जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है, वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बढ़ते हैं। तो अगर आप डाउन द ग्रुप देखो HCl, HBr, HI में, तो डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो साइज और मॉलिक्यूलर वेट दोनों बढ़ रहे हैं, यानी कि वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बढ़ेंगे। तो HF के बाद, HF का तो मैक्सिमम है अपनी ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट, पर HF के बाद अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हो जाएगा HI का, फिर HBr का और सबसे कम होगा HCl का। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इनका हो गया HF ग्रेटर देन HI ग्रेटर देन HBr फिर HCl। पर वहीं पर मेल्टिंग पॉइंट की बात करता है तो मेल्टिंग पॉइंट में भी हम सेम ऑर्डर एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि भाई HF क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट भी होगा वो सबसे ज्यादा होगा। पर एक दिक्कत आती है यहाँ पे। दिक्कत क्या आती है कि HF का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज जिगजैग स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो कि यहाँ पर HF अपने करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो डैश डैश में बने हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो तो कर रहा है। पर अगर हम बात करें HF सॉलिड की स्ट्रक्चर की, तो ये एक बहुत ही क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है जहां पर अलग अलग HF चेन्स होती है। ये देखिए, ये एक चेन है जिगजैग, ये दूसरी HF चेन है, ये तीसरी HF चेन है। HF में एक सिंगल चेन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, पर बिटवीन द चेन्स कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बिटवीन द चेन्स, जैसा कि हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, बिटवीन द चेन्स कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और बिटवीन द चेन्स केवल और केवल वैन डर वाल्स फोर्सेस लग रहे हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस केवल लग रहे हैं, इसीलिए इनको हीट करके इनका जो बॉन्ड, इनके बीच का जो वैन डर वाल्स फोर्स वाला बॉन्ड है वो तोड़ना बहुत ही आसान है। इसीलिए एक्सपेक्टेड से कम हो जाता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, HI का मेल्टिंग पॉइंट HF से ज्यादा हो जाता है। इसीलिए जब हम मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर को डिसाइड करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाता है कि HI का सबसे ज्यादा, फिर होता है HF का, फिर होता है भाई साहब HBr का, और फिर होता है HCl का लास्ट में। ठीक है, ये हो गया इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया भाई साहब। अब अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की, तो सुनना मेरी बात, सुनना। ये जो हैलोजन है ये दो पार्ट में रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से। F2 अलग रिएक्ट करता है, Cl2, Br2, I2 अलग रिएक्ट करते हैं। अगर मैं सबसे पहले F2 की बात करूं तो F2 भयंकर लेवल पे ऑक्सीडाइजिंग, तो F2 तो ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडाइज कर दे। F2 का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऐसा है कि F2 ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडाइज करते हैं। तो जब F2 O2 से रिएक्ट करता है तो दो कंपाउंड्स बनते हैं O2F2 और OF2, यानी कि दीज आर बेसिकली नॉट ऑक्साइड्स। ये ऑक्साइड्स नहीं है, क्योंकि ऑक्साइड में तो O-2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ये है बेसिकली ऑक्सीजन फ्लोराइड्स। ये जो O2F2 और OF2 है ये बेसिकली ऑक्सीजन फ्लोराइड्स है। जहां पर अगर आप देखो तो ये देखो, ये है O2F2 का स्ट्रक्चर। अब इस O सिंगल बॉन्ड को गलती से भी परऑक्सी लिंकेज मत बोल देना, क्योंकि परऑक्सी लिंकेज जहां होती है वहां O सिंगल बॉन्ड O के आजू बाजू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स देन O होते हैं। ठीक है, और O से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन को छोड़ के हर कोई है। ठीक है, तो ये परऑक्सी लिंकेज, इसको गलती से भी मत बोल देना। ये जो है, और क्योंकि परऑक्सी लिंकेज में O और O पे -1 चार्ज आता है, यानी कि -1 चार्ज आता है। यहां पर +1 चार्ज आपको दिख रहा होगा और फ्लोरीन के ऊपर -1 दिख रहा होगा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इनका रहता है। O2F2 जो है वो रूम टेम्परेचर पे बहुत अनस्टेबल रहता है, जबकि OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड ये रिलेटिवली स्टेबल रहता है। और ये जो O2F2 और OF2 है, दीज आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वेरी पावरफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। F- डोनर नहीं है, F- एजेंट्स नहीं है, दीज आर F यानी कि फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स हैं। तो किसी भी कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल अगर हम HCF4 से O2F2 की रिएक्शन कराते हैं तो HCF6 बन जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। तो ये बहुत ही पावरफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है,
तो याद रखिएगा ये ऑक्सीजन फ्लोराइड थे, दीज वर नॉट ऑक्साइड। अगर हम बात करें बाकी हेलोजन की, सुनना मेरी बात, बाकी हेलोजन की, तो बाकी हेलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी के सभी O2 से रिएक्ट करके XON बनाते हैं। XON यानी कि अलग अलग ऑक्साइड, बहुत ही वैरायटी ऑफ ऑक्साइड शो करते हैं, जहां पर N हम अभी आपको बताएंगे किस तरह से रख सकते हैं। यहां पर X का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 से लेके +7 तक कुछ भी हो सकता है। क्यों प्लस वाले ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर पा रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इनके ऑक्साइड्स की, तो जैसे जैसे XON में जैसे जैसे अगर आप देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है इस X का, वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड बढ़ती है। क्यों स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड बढ़ती है? क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज X पर बढ़ा, उसका साइज कम हुआ, साइज कम हुआ तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई, बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो इसीलिए जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है X पे, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। ठीक है, और अगर अगर सुनना मेरी बात, अगर हम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें कि X हमारा सेम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एग्जांपल +1 में है, ठीक है, तो उसके बाद हम स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है I का ऑक्साइड, फिर Cl का ऑक्साइड और फिर Br का ऑक्साइड। ऐसा इसलिए, अब देखो ये थोड़ा सा अजीब सा ऑर्डर है, पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो I होता है, चाहे इस पर नेगेटिव चार्ज रखो चाहे इस पर पॉजिटिव चार्ज रखो, क्योंकि इसका साइज ठीक ठाक बड़ा है, और चार्ज स्टेबलाइज तब होता है जब उसको डिस्पर्शन मिलता है, वो फैला हुआ होता है। तो जितना ज्यादा चार्ज डिस्पर्स हो जाता है उतना वो स्टेबलाइज हो पाता है। क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो पॉजिटिव चार्ज भी आराम से डिस्पर्स हो जाता है और स्टेबल हो जाता है। और बेसिकली यहां पर इसकी स्टेबिलिटी का फैक्टर है काइनेटिक फैक्टर। काइनेटिक फैक्टर की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। जबकि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन स्मॉल साइज का रहता है, स्मॉल साइज का रहता है तो वो ऑक्सीजन से अच्छा बॉन्ड बना सकता है, तगड़ा बॉन्ड बना सकता है, बॉन्ड एनर्जी जिसकी ज्यादा हो। तो थर्मोडायनेमिक फैक्टर बेसिकली इसका स्टेबिलिटी का रीजन होता है। जबकि ब्रोमीन के सबसे कम स्टेबल होने का राज होता है, ब्रोमीन के सबसे कम स्टेबल होने का राज होता है बोलो बोलो मिडल रो एनोमली। अब ये मिडल रो एनोमली क्या है? जैसा कि आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन में देखा ब्रोमीन की, 3D इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और क्योंकि 3D इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डिंग शो करते हैं, तो उन पुअर शील्डिंग 3D इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसका Z इफेक्टिव जो है वो एबनॉर्मली बढ़ जाता है। और इस एबनॉर्मली Z इफेक्टिव के बढ़ने के कारण जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर ब्रोमीन का कंट्रोल बढ़ जाता है। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर ब्रोमीन का कंट्रोल बढ़ जाता है तो उसको, उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में दिक्कत होती है। एक्साइट करने में दिक्कत होगी तो पॉजिटिव चार्ज रखने में ब्रोमीन को दिक्कत होने लगती है, और जब ब्रोमीन पॉजिटिव चार्ज रखने में नाटक करने लगता है, इसी की वजह से उसके ऑक्साइड्स उतने स्टेबल नहीं हो पाते। इसलिए एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम कंपेयर करें तो आयोडीन के ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर क्लोरीन के, और फिर ब्रोमीन के। और क्योंकि ब्रोमीन के ऑक्साइड्स सबसे कम स्टेबल होते हैं, इसलिए अगर हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें, तो ब्रोमीन के ऑक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है, उसके बाद क्लोरीन के, और उसके बाद आयोडीन के ऑक्साइड। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जितना कम स्टेबल होंगे उतना ज्यादा खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी होगी, जितना ज्यादा खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी होगी सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। और इसीलिए जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर हम सेम हेलोजन की बात करें तो सेम हेलोजन के केस में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप Cl2, ClO2 और Cl2O7 में कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी Cl2O7 की, क्योंकि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर Cl O2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर Cl2O +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जबकि अगर हम डिफरेंट हेलोजन की बात करें तो जैसा कि आप जानते हो यानी कि आयोडीन के ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन के, और फिर ब्रोमीन के, और ऑक्सीडाइजिंग नेचर जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें रिएक्टिविटी विद वाटर की, तो सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर X2 को हम X- में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर में देख चुके हैं कि X2 X- में बढ़िया से कन्वर्ट हो सकता है। और इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो भी आप देख चुके हो कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले फ्लोरीन की, फ्लोरीन वाटर से किस तरह रिएक्ट करता है, तो फ्लोरीन तो क्योंकि बहुत ही तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए फ्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके फ्लोरीन तो O2 निकाल देता है भाई साहब, इस ऑक्सीजन को ये ऑक्सीडाइज करके O2 में कन्वर्ट कर देता है और खुद बना लेता है HF, और कुछ स्लाइट अमाउंट में O3 यानी कि ओजोन भी बनता है। पर ये जो ओजोन बनता है वो बहुत ही छोटे अमाउंट में बनता है, बहुत ही स्लाइट अमाउंट में बनता है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और साथ ही साथ अगर सुनना, अगर एक्सेस में फ्लोरीन लिया है तो ये जो O2 है वो उस एक्सेस फ्लोरीन से रिएक्ट करके OF2 भी बना लेता है। O2F2 नहीं बनाएगा क्योंकि O2F2 तो अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर OF2 बन जाता है। अगर मैं आगे बात करूं
कि बाकी हैलोजन से वाटर का किस तरह का रिएक्शन होता है। एक सेकंड रुकिएगा दोस्त, बाकी हैलोजन से भाई साहब वाटर का किस तरह से रिएक्शन होता है। तो X2 जब H2O से रिएक्ट करना चाह रहा है तो एक बात ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है O की, फिर है X की और फिर है H की, यानी कि हैलोजन बीच में कहीं आ रहा है। तो हैलोजन ये चाह रहा है कि उसको हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इस वाटर के हाइड्रोजन से उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, पर क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन जो है, सुनना मेरी बात, फेवर तो कर रहा है सब कुछ कि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ले भी लेना चाहिए, इसको सब कुछ फेवर कर रहा है, पर भाई साहब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन हो तो तब तो देगा ना वो। इस वाटर में H तो +1 स्टेट में है, तो वो कहां से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा जब उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और सुनना मेरी बात, ये जो O2- है, ये जो ऑक्सीजन है, इसके पास क्षमता है कि X से इलेक्ट्रॉन ले ले, इसके पास क्षमता है कि X इलेक्ट्रॉन ले ले क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। पर O2- एक सेकंड पीरियड एलिमेंट है और O2- बनने के बाद इसका पूरा का पूरा वैलेंस शेल फुल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की कोई जगह नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेना भी चाह रहा है तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता क्योंकि जगह नहीं है। तो X, यानी कि हमें ये पता चल गया कि X रिएक्ट करना चाह तो रहा है वाटर से पर कर नहीं पा रहा है, तो X क्या करेगा फिर मजबूरी में, X खुद को ही पोलराइज करेगा, खुद को ही पोलराइज करेगा, X प्लस बनाएगा, X माइनस बनाएगा, और ये जो X प्लस और X माइनस है ये जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो वाटर के नेगेटिव पार्ट से ये X प्लस रिएक्ट करेगा और XOH यानी कि HOX यानी कि ऑक्सी एसिड बना लेगा, और ये जो X माइनस है ये वाटर के पॉजिटिव पार्ट से यानी कि H प्लस से रिएक्ट करेगा और HX बना लेगा। यानी कि जब एक हैलोजन दोस्तों वाटर से रिएक्ट कर रहा है इन जनरल फ्लोरीन को छोड़ के, तो वो बना रहा है एक ऑक्सी एसिड और एक हाइड्रा एसिड HX। ठीक है भाई साहब। अब अगर हम देखें इस रिएक्शन में अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो हैलोजन था वो पहले 0 स्टेट में था, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी इसकी 0 थी, अब वो HX में जा रहा है, HX में हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या -1 है और HOX में क्या है +1 है, यानी कि 0 वाला यानी कि सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट्स में जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है इसकी मदद से यहां पर एक हाइड्रा एसिड बन रहा है और एक हाइपोअस एसिड बन रहा है भाई साहब, जब एक हैलोजन वाटर से रिएक्ट कर रहा है। और क्योंकि सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, अगर हम इस X की जगह सारे एलिमेंट्स को लिखे, Cl2 वाटर से रिएक्ट करके HOCl और HCl बना लेता है, Br2 वाटर से रिएक्ट करके HBr और HOBr बना लेता है, पर I2 वाटर से रिएक्ट करके HOI और HI नहीं बना पाता है। इस रिएक्शन का डेल्टा G जो है वो पॉजिटिव होता है और इसीलिए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाती है। जब हम इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब हम इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं यानी कि HOI और HI को मिलाते हैं तो वो रीजनरेट कर देते हैं I2, ये बैक रिएक्शन हो जाती है। और इसीलिए जब, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये एक कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। कम प्रोपोर्शनेशन क्यों? पहले डिसप्रोपोर्शनेशन हो रही थी, एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा था, अब क्या हो रही है कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जहां पर ये जो I है वो -1 स्टेट में है, ये I +1 स्टेट में है, ये दोनों मिलकर 0 स्टेट यानी कि एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अ कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिस रिएक्शन का डेल्टा G नेगेटिव है दोस्तों। अगर मैं बात करूं रिवर्स रिएक्शन HCl और HOCl के लिए नहीं हो पाएगी और HBr और HOBr के लिए नहीं हो पाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर जब हम किसी हैलोजन को वाटर के साथ ट्रीट करा रहे हैं तो हमें 2 एसिड्स मिल रहे हैं। अब ली चैटले प्रिंसिपल ये कहता है कि जब किसी भी इक्विलिब्रियम में, जब किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट्स कंज्यूम होने लगते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन पर रिएक्शन फॉरवर्ड बढ़ता है यानी कि फॉरवर्ड रेट उसकी बढ़ती है। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कंज्यूम होते रहे, वो खर्च होते रहे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। और क्योंकि ये एसिड्स हैं, अगर हम इन एसिड्स को बेस में न्यूट्रलाइज कर दें तो क्या फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा? बिल्कुल सही बात है, बढ़ जाएगा। और अगर हम इस रिएक्शन में बेस डाल दें तो इस HCl को न्यूट्रलाइज करके Cl- और वाटर बनेगा, इस HOCl को न्यूट्रलाइज करके OCl- और वाटर बनेगा, और इन रिएक्शंस का रेट बढ़ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो Cl- वाटर बना, OCl- वाटर बना, रिएक्शन का रेट बढ़ चुका है। पर इनको अगर हम H+ से ट्रीट करा दें यानी कि हम बैक रिएक्शन करा दें तो यहां पर कम प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा और हमें Cl2 मिलेगा। ठीक है, अब तो यही मैंने लिख भी दिया है कि जब OH को ऐड किया जाए, OH- को ऐड किया जाता है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, जबकि H+ को ऐड किया जाता है यानी कि एसिडिक मीडियम लिया जाता है तो कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन फेवर होती है। अगर मैं आगे बात करूं और देखूं रिएक्टिविटी विद NaOH, तो जैसा कि आप देख पा रहे थे वाटर के कंपैरिजन में OH- या NaOH से ये ज्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि जो डेल्टा G ऑफ द रिएक्शन है वो ज्यादा नेगेटिव है और ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए ज्यादा बढ़िया रिएक्शन हो पा रही है दोस्तों।
जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी है कि जब X2 H2O से रिएक्ट कर रहा है तो ये बना रहा है, X2 NaOH से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा। दोनों केस में डेल्टा जी मैंने आपको कंपेयर करके दिखा दिया, Y इज ग्रेटर देन X, यानी कि रिलीज एनर्जी इस NaOH के केस में ज्यादा है। और इसीलिए सुनिए, जब भी आपको NaOH वाले प्रोडक्ट बनाने हो तो आप सिंपल ये करिए कि वाटर के साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट कराइए और जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके साथ NaOH को रिएक्ट करा दीजिए, आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको F2 और NaOH का रिएक्शन करवाना है तो आप F2 और वाटर की रिएक्शन कराइए। क्या क्या बनता है भाई साहब, क्या क्या बनता है? F- बन रहा होता है, सॉरी हाँ, F- यानी कि HF बन रहा होता है बेसिकली, और ऑक्सीजन निकल रहा होता है। तो आप O2 और HF बनाइए। क्या O2 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। क्या HF NaOH के साथ रिएक्ट करेगा? यस, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और वहां पर NaF और वाटर बन जाएगा। तो F2 और NaOH की रिएक्शन जब हमने कराई तो साथ में क्या बन गया? O2 बन गया, और क्या बन गया भाई साहब? NaF बन गया, और क्या बन गया भाई साहब? वाटर बन गया। ठीक है, अच्छा अब एक प्रायर चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब हम अस एसिड को हीट करते हैं, ये एक जनरल नॉलेज के लिए आपके है कि जब हम अस एसिड को हीट करते हैं तो अस एसिड डिस्प्रोपोर्शनेट होता है और इक एसिड में जाता है और हाइड्रा एसिड में जाता है। यानी कि जब हमने HOCl हाइपो अस एसिड को हीट किया जो कि +1 स्टेट में था, तो वो अपने से ऊपर यानी कि इक एसिड में गया जहां पर Cl +5 स्टेट में है, और हाइड्रा एसिड में गया जहां पर Cl -1 स्टेट में है। तो एक ज्यादा एक कम वाले में गया। तो अब हम हेलोजन फैमिली की रिएक्शन देखते हैं, Cl2 Br2 और I2 की रिएक्शन देखते हैं एल्कालीज के केस में, जहां पर एल्कालीज के साथ इसको दो अलग अलग तरह से रिएक्ट कराया जाता है। एक होता है कोल्ड एंड डाइल्यूट मीडियम में, एक होता है हॉट एंड कंसंट्रेटेड मीडियम में। जब इस X2 को, जहां पर XCl Br I कुछ भी हो सकता है, जब इस X2 को मैं कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट कराता हूं तो वहां पर दो प्रोडक्ट्स बनता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ही होगी, दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, NaX बनेगा और NaOX बनेगा, यानी कि X माइनस आयन और OX माइनस आयन बनेंगे। जबकि जबकि जब हम इस हेलोजन को, जब हम इस X2 को NaOH से रिएक्ट कराएंगे पर वो NaOH हॉट एंड कंसंट्रेटेड होगा, तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो अस एसिड है वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है हीट करने पर इक में और हाइड्रा एसिड में, तो यहां पर भी अस एसिड बनेगा, पर ये अस एसिड जो है OX माइनस वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा किसमें इक एसिड में और हाइड्रा एसिड में। तो यहां पर जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो बन जाएंगे NaX और NaXO3। ठीक है भाई साहब, जहां पर X कुछ भी हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि किस किस तरह के प्रोडक्ट बन रहा है। अगर मैंने Cl2 को रिएक्ट कराया है NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट से तो NaCl NaOCl और H2O बन रहा है। अगर मैंने Cl2 को हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन कराया तो NaCl NaClO3 और H2O बन रहा है। अब अगर मैं वाटर से रिएक्शन की बात करूं तो F2 कर लेता है, Cl2 कर लेता है, Br2 भी कर लेता है, पर I2 नहीं कर पाता है। पर NaOH से रिएक्शन की बात करूं तो F2 Cl2 Br2 I2 सबके सब NaOH से रिएक्शन कर लेते हैं दोस्त। F2 जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है दोनों से, चाहे वो वाटर हो चाहे NaOH हो, और वाटर को ऑक्सीडाइज करके या NaOH को ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेता है? O2 बना लेता है। पर ये जो हमारे बाकी एलिमेंट्स हैं ये कौन सी रिएक्शन करते हैं? ये करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है भाई साहब, अगर हम देखें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, तो एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से आपस में रिएक्ट करके इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाता है। अब ये इंटर हेलोजन कंपाउंड कैसे बनता है, सुनना मेरी बात। X2 एक हेलोजन दूसरे हेलोजन X2 डैश से रिएक्ट करके XXN डैश बनाया। अब यहां पर कंडीशन ये होती है, ये जो N है ये 1 3 5 7 कुछ भी हो सकता है, पर सुनना, इस XXN डैश को बनाने के लिए किसी एक हेलोजन को, यानी कि ये जो सेंट्रल एटम X दिख रहा है, इसको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखनी पड़ेगी। अब ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखे, इसके लिए हम आपको इसकी वैलेंसी दिखाते हैं। ग्राउंड स्टेट में अगर आप इस हेलोजन एटम की वैलेंसी देखो तो ये देखो NH2NP5 वाला है, इसके पास केवल एक कोवैलेंसी खाली है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। पर अगर यही हमने इसको एक्साइट कराया, इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखी भाई साहब, तो यहां पर ये वाला जो P में इलेक्ट्रॉन था ये एक्साइट होकर इसके D में चला गया, तो अब देखो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। अगर हम इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट की वैलेंसी देखें तो यहां पर ये जो एक और P वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी एक्साइट होकर D में चला गया, तो अब इसके पास कितनी खाली वैलेंसी है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5, यानी कि अब इसकी वैलेंसी 5 हो सकती है, 5 बॉन्ड बना सकता है। अगर हम इसकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट देखें, ये जो S वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी एक्साइट होकर D में चला गया, और अब इसकी कितनी वैलेंसी है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इन केसेस में ये 1 3 5 और 7 बॉन्ड्स बना सकता है, 1 3 5 और 7 ऑक्सीडेशन नंबर्स रख सकता है। और एक बात सुनिएगा, क्योंकि यहां पर इसके हाइब्रिडाइजेशन में
डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, और डी ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है कि एक्स के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आए। एक्स के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तब तक नहीं आएगा जब तक इस एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एक्स डैश से कम हो। यानी कि इंटर हेलोजन बनने के लिए, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनने के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम एक्स है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होनी चाहिए, तभी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ पाएगा। और जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज लेस देन एक्स डैश, क्योंकि जब इस एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, तभी इसकी साइज कम होगी। साइज कम होगी तो डी ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के पास आएंगे, तो उनकी इंटरमिक्सिंग आसान हो जाएगी, और जब उनकी इंटरमिक्सिंग आसान हो जाएगी तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और कोवैलेंसी बढ़ पाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो 1 से 7 तक कोवैलेंसी बढ़ चुकी है। और अगर मैं बात करूं इन इंटर हेलोजन्स की प्रिपरेशन की, तो जब हम Cl2 और F2 को इक्विमोलर मिक्सचर लेते हैं, 1:1 मोल का मिक्सचर लेते हैं और इनको थोड़ा सा हीट करते हैं, तो देखो ClF बन जाता है। यानी कि ये तो ऐसे इंटर हेलोजन्स हैं जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। अगर मैं Cl2 के साथ एक्सेस में F2 ले लूं तो यहां पर ClF3 बन जाता है, ठीक है। अगर मैं I2 और Cl2 का एक मोल लूं, यानी कि इक्विमोलर मिक्सचर बनाऊं, तो ICl बन जाता है। पर अगर मैं किसी एक को एक्सेस में ले लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं I2 के साथ Cl2 को एक्सेस में ले लूं, तो ICl3 बन जाता है भाई साहब, ठीक है। अब ये जो ICl3 रहता है, इसकी खास बात ये रहती है कि ये रूम टेम्परेचर में डाइमराइज्ड फॉर्म में I2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये बिना डाइमराइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं ब्रोमीन के साथ F2 ले लूं, पर वो जो F2 हो वो डाइल्यूटेड हो वाटर के साथ, यानी कि F2 की मात्रा कम है बेसिकली, तो आप बोल सकते हो कि ब्रोमीन के साथ मैंने नॉर्मल F2 लिया है, तो क्या बन जाएगा भाई साहब, BrF3 बन जाएगा। पर यही जो F2 है वो मैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले लूं, एक्सेस फॉर्म में ले लूं, तो Br2 के साथ जब एक्सेस फ्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं तो BrF5 भी बन जाया करता है। अब अगर मैं इन इंटर हेलोजन्स की बात करूं, XX-3, XX5- और XX7- की, तो यहां पर सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन और शेप इसकी डिफाइंड नहीं होती है। अगर मैं इसकी शेप डिफाइन करूं, सुनना मेरी बात, इसकी शेप डिफाइन करूं तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका sp3d। अच्छा, sp3d यानी कि करस्पॉन्डिंग इसका जो शेप आएगा वो क्या आएगा, वो टी शेप आ जाता है। कैसे कि ये देखिए, ये है सेंट्रल मेटल एटम x, इस x के अराउंड हमें x डैश को जमाना है। कितने x डैश को जमाना है, 3 x डैश को। तो क्योंकि लोन पेयर अपने कौन से पोजीशन एक्वायर करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन, तो 2 पोजीशन हमने इक्वेटोरियल वाले लोन पेयर को दे दिए और बाकी जगह पर x जमा दिया। तो क्या ये टी शेप बन रहा है, भाई साहब। तो क्या ये पोलर मॉलिक्यूल है, और अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है तो ये प्लेनर भी है भाई साहब। सुनना, क्योंकि पोलर की वजह से प्लेनर नहीं है, पर आप इनका स्ट्रक्चर ध्यान से देखो। यहां पर ये देखो, ये है एक प्लेनर स्ट्रक्चर, यहां पर x और x डैश के बीच एक प्लेन में, और ये दोनों भी एक ही प्लेन में, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है और साथ ही साथ ये पोलर भी है। अगर आप बात करो इस XX5- की, तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको आप स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलोगे। और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल गलती से भी मत बोल देना, क्योंकि हमेशा हम जो स्ट्रक्चर या शेप होता है भाई साहब, वो हम हमेशा सेंट्रल एटम के कंपैरिजन में या सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो ये जो शेप बन रहा है ये बेसिकली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल नहीं है, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल शेप, और ये पोलर हो जाएगा भाई साहब। और पोलर के साथ साथ ये नॉन प्लेनर भी है, क्योंकि देखो लोन पेयर एक प्लेन में और और ये एक पिरामिडल शेप है बेसिकली। ये है एक प्लेन और उसके ऊपर जा रहा है ये हेलोजन एटम, ठीक है। तो ये नॉन प्लेनर भी है। अगर मैं बात करूं sp3d3 की, तो जैसा कि आपको दिख रहा हो पेंटागोनल बेस है और 2 पिरामिड्स हैं ऊपर और नीचे बनेंगे, तो दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये एक नॉन पोलर स्ट्रक्चर है, और इसके साथ ही प्लेनर तो ये बिल्कुल भी नहीं है, तो दिस इज नॉन प्लेनर, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं कि कौन कौन से इंटर हेलोजन कंपाउंड्स पॉसिबल हैं, तो अगर मैं x डैश में बात करूं तो सिंगल बॉन्ड तो सभी एक दूसरे से बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं IBr भी पॉसिबल है, ICl भी पॉसिबल है, IF भी पॉसिबल है, ये तो हो गया। अब BrCl भी पॉसिबल है, BrF भी पॉसिबल है, और ClF भी आपस में सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। पर अगर मैं बात करूं XX-7 की, तो केवल और केवल IF7 पॉसिबल है, न BrF7 पॉसिबल है, न ClF7 पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक रीजंस की वजह से BrF7 और ClF7 नहीं बन पाते हैं। पर XX5- में
तीन कंपाउंड हमारे पॉसिबल है। कौन कौन से? IF5 पॉसिबल है क्योंकि IF7 पॉसिबल है तो IF5 तो पॉसिबल होना ही होना है, और इसके साथ BRF5 भी बन जाता है और ClF5 भी बन जाता है दोस्तों। और इसी के साथ अगर आप XX-3 की बात करो तो यहाँ पर 4 कंपाउंड पॉसिबल है। अब ये बताओ कि अगर IF5 पॉसिबल है तो IF3 भी पॉसिबल होगा, अगर BRF5 पॉसिबल है तो BRF3 भी पॉसिबल होगा, अगर ClF5 पॉसिबल है तो ClF3 भी पॉसिबल होगा, बिल्कुल पॉसिबल होगा। इसके अलावा जो एक XX-3 कंपाउंड पॉसिबल है वो है ICl3, जो कि मैंने आपको बताया कि ICl3 कभी भी डाइमर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा रूम टेम्परेचर पर, तो ये डाइमराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी ऑर्डर की, तो हमेशा ये याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन है भाई साहब की रिएक्टिविटी के केस में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है फ्लोरीन की, उसके बाद आता है इंटर हैलोजन कंपाउंड, उसके बाद आता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। यानी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर जो हम जनरल देखते हैं सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन की, फिर इंटर हैलोजन और फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसके बाद अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दे इन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की, तो वहां पर जो भी हाइड्रोलिसिस के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदल रहा होता है दोस्तों, तो जो सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल नहीं सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो सेम रहेगी। अगर मैं बात करूं XX-7 की, तो वाटर से रिएक्ट करने पे यहाँ पे HX बनेगा यानी कि हाइड्रा एसिड बनेगा, और साथ ही साथ उसका करस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड बन जाएगा यानी कि HX4 बन जाएगा। अगर मैं बात करूं XX5- की, वाटर से रिएक्ट करने पर करस्पॉन्डिंग हाइड्रा एसिड बनेगा और साथ ही साथ बन जाएगा HX3 HXO3। और अगर मैं बात करूं XX3- की, तो वाटर से रिएक्ट करने पे दोस्तों सेम करस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड बनेगा यानी कि HXO2 और हाइड्रा एसिड बन जाएगा। XX- वाटर से रिएक्ट करके भाई साहब करस्पॉन्डिंग हाइड्रा एसिड बनेगा और ऑक्सी एसिड बन जाएगा। अगर मैं बात करूं ICl की एक पेक्यूलियर बिहेवियर की, तो जो ICl होता है अगर वो वेपराइज्ड फॉर्म में होता है तो Cl+ वहां से टूट के बिखरता है, जबकि ICl अगर हमने नाइट्रोबेंजीन के फॉर्म में ले लिया तो I+ वहां से टूट के बिखरता है। इसीलिए जब हमने सैलिसिलिक एसिड ले लिया, सैलिसिलिक एसिड के साथ अगर हमने ICl के वेपर्स ले लिए भाई साहब, तो वहां पर क्लोरीनेशन हो जाता है, क्योंकि क्लोरीनेशन के केस में Cl+ हमारा मेन इलेक्ट्रोफाइल रहता है, तो वो यहां पर पैरा पोजीशन पे जुड़ता है और यहां पर हमारा ये कंपाउंड बन जाता है। जबकि अगर मैंने सैलिसिलिक एसिड ले लिया और ICl ले लिया नाइट्रोबेंजीन के केस में, तो यहां पर ये वाला कंपाउंड बनता है, आयोडीनेशन होता है क्योंकि I+ यहां से टूट के बिखर रहा है। अगर मैं बात करूं आपसे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलोजन की, तो बहुत ही आसान है भाई साहब। F2 को सबसे पहले हम बनाने की बात करते हैं, F2, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट पैदा नहीं हुआ जो F- को F2 में कन्वर्ट कर दे, F2 से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई होता ही नहीं है, तो हम F2 को नहीं बना सकते इलेक्ट्रोलिसिस के अलावा किसी भी मेथड से। तो इसकी जो इलेक्ट्रोलिसिस से बनाने वाली मेथड है इसको हम बोलते हैं मॉइजन्स प्रोसेस। इस मॉइजन्स प्रोसेस में बेसिकली हम लेते हैं कोई इलेक्ट्रोलाइट। अब हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे? अगर हम KF एक्वस लेने का सोचें, KF एक्वस को इलेक्ट्रोलाइज कराएं, तो यहां पर क्योंकि एक्वस मीडियम है तो सबसे पहले F- से पहले तो वाटर ही इलेक्ट्रोलाइज कर जाएगा, क्योंकि F- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, बोलो बोलो बोलो, F- को F2 में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल होता है -2.87, और H2O को O2 में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल होता है -1.23। तो यहां पर सबसे पहले तो वाटर ही ऑक्सीडाइज कर जाएगा O2 में, इसलिए ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, और ये वाली रिएक्शन हो जाएगी तो O2 एनोड पर मिल जाएगा हमें। जबकि अगर हम KF सॉलिड को इलेक्ट्रोलाइज कराएं तो KF सॉलिड में कोई कंडक्टिविटी ही नहीं रहेगी, तो इलेक्ट्रोलाइज होगा ही नहीं। अगर मैं KF मोल्टन को इलेक्ट्रोलाइज कराऊं, कॉस्ट मेरी बहुत ज्यादा आएगी, साथ ही साथ टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होगा। उस टेम्परेचर पर ना तो हमें F2 मिलेगा और ना तो हमें कुछ और मिल पाएगा, तो हमारी कॉस्ट भी लग गई, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हुआ, F2 भी नहीं मिल पाया, तो हमारा बेसिकली कोई काम नहीं हो पाया। अगर मैं इस F2 को बनाने के लिए HF लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइज कराऊं तो HF लिक्विड भी इलेक्ट्रोलाइज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, कंडक्टिविटी बहुत कम है। कंडक्टिविटी बहुत कम क्यों है? क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है भाई साहब, और क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोलाइज नहीं हो पाया, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम एक मिक्सचर लेते हैं बेसिकली HF लिक्विड का और KF सॉलिड का, और यहां पर हम KHF2 बना लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इस KHF2 को जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर हमें K+ आयंस मिल रहे हैं, यहां पर हमें HF2- आयन मिल रहा है। इनको जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो इसी को हम मॉइजन्स प्रोसेस बोलते हैं, और यहां पर हमें इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा एट कैथोड H+ रिड्यूस होता है और H2 बना लेता है, तो कैथोड पर हमें हाइड्रोजन मिल जाता है और हमें एनोड पर क्या मिल जाता है भाई साहब? हमें एनोड पर फ्लोरीन मिल जाता है, और ये फ्लोरीन को बनाने का एकमात्र तरीका है। अगर मैं बात करूं क्लोरीन को बनाने की, तो क्लोरीन को बनाने का तीन अलग अलग मेथड है। एक है डीकन्स प्रोसेस, जो कि एक बढ़िया रिएक्शन है।
एक है वाया डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और एक है भाई साहब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं डीकंस प्रोसेस की, तो डीकंस प्रोसेस में हम HCl को ऑक्सीडाइज करते हैं, HCl को O2 से रिएक्ट कराते हैं। पर सुनना मेरी बात, HCl को O2 से आराम से हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, पर यहां पर एक दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि जो O2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है, और अगर हम सोचे कि हम उस टेम्परेचर तक O2 को पहुंचा दें जहां पर इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन, इसके बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाए, उस टेम्परेचर पर ना Cl2 एग्जिस्ट करेगा ना H2 एग्जिस्ट करेगा, कुछ भी उस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए उस टेम्परेचर पर इस रिएक्शन को ले जाने का कोई फायदा नहीं है। तो हम एक मेटल कैटलिस्ट लेते हैं जिसका नाम है CuCl2। इस मेटल कैटलिस्ट को लेते ही होता क्या है, जैसे ही हम थोड़ा सा हीट करते हैं, ये CuCl2 डिकम्पोज होकर CuCl और हाफ Cl2 में कन्वर्ट होता है, और ये जो CuCl है, ये O2 के साथ रिएक्ट करके, सुनना मेरी बात, O2 के साथ रिएक्ट करके CuCl2 यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाता है CuCl2 और CuO में, और जैसे ही ये CuO बनता है, इस CuO के साथ HCl, ये CuO है बेसिक, ये है HCl एसिडिक, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है और CuCl2 और H2O बन जाता है भाई साहब। जहां पर CuCl2 अगर आप देख रहे हो हमने एज ए कैटलिस्ट लिया था, और ये जो कैटलिस्ट है ये रीजेनरेट हो चुका है, ठीक है। अगर हम बात करें, सुनना मेरी बात, अगर हम बात करें, इसी को बोलते हैं डीकंस प्रोसेस। इसके अलावा जो हमारी क्लोरीन को बनाने की मेथड है वो है Cl- से Cl2 हम बना सकते हैं वाया डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ले सकते हैं? F2 को हमें कन्वर्ट करना है F- में, या F2 को F- में हम डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। F2 जब Cl- को ऑक्सीडाइज करेगा तो सामने खुद रिड्यूस होगा ना, तो उसीलिए हमने लिखा कि F2 F- में कन्वर्ट हो रहा है और Cl- ऑक्सीडाइज कर रहा है Cl2 में। साथ ही साथ अगर हम ओजोन के वाया भी ऑक्सीडेशन कराना चाहे तो बिल्कुल ये ऑक्सीडेशन हो सकती है, O3 कन्वर्ट हो रहा है O2 में। KMnO4 अगर हम एसिडिक मीडियम में ले रहे तो वो भी Cl- को Cl2 में कन्वर्ट कर देता है, जबकि K2Cr2O7 का भी सेम एक्शन होता है। MnO2 भी सेम काम करता है भाई साहब, PbO2 भी सेम काम करता है और PbCl2 का प्रेसिपिटेट बना लेता है। और ये जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है एसिडिक मीडियम में, ये भी सेम काम करता है, और H2O2 इन H+ यानी कि एसिडिक मीडियम भी सेम काम करके Cl- को Cl2 में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन की बात करूं तो ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है भाई साहब? ब्राइन सोल्यूशन बेसिकली कंसंट्रेटेड NaCl का सोल्यूशन होता है वाटर में। इस सोल्यूशन को अगर आप ऑक्सीडाइज करो, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस कराओ अगर आप इसकी, तो कैथोड पर हाइड्रोजन इवॉल्व होता है और एनोड पर क्लोरीन इवॉल्व होता है, Cl2 क्यों इवॉल्व होता है ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीख सकते हो भाई साहब, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊं तो, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ब्रोमीन को बनाने का एकमात्र तरीका है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के थ्रू। ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। आप अगर ध्यान से सुनो, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl- को Cl2 में कन्वर्ट कर सकता है, वो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Br- को Br2 में भी कन्वर्ट कर सकता है। और कुछ एडिशनल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं अगर मैं, तो यहां पर ध्यान से देखना, कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने ले लिया। कंसंट्रेटेड H2SO4 भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है जो कि Br- को Br2 में कन्वर्ट कर सकता है, और कंसंट्रेटेड HNO3 भी एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि Br- को Br2 में कन्वर्ट कर सकता है। बाकी तो सब सेम ही है जो Cl- से Cl2 वाले में थे। अगर मैं बात करूं आयोडीन की, तो आयोडीन भी एक ऐसा एलिमेंट है, ओहो ये तो थोड़ी गड़बड़ होगी। आयोडीन भी एक ऐसा एलिमेंट है दोस्त जो कि 3 तरीकों से बनाया जाता है। एक है सीवीड प्रोसेस, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का एक्शन, और एक है हमारा चिली सॉल्ट पीटर से। तो ये जो सीवीड प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी अगर आपको मैं बताऊं तो सीवीड को हम हीट करके सबसे पहले ऐश बनाते हैं। इस ऐश में जो आयोडीन इन्वॉल्व होता है, ये जो आयोडीन डिसॉल्व होता है बॉइलिंग वाटर में, उसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं H2O2 की प्रेजेंस में, तो हमें I2 मिलता है। पर ये I2 अभी प्योर नहीं है, ये I2 अभी इम्प्योर I2 है। तो यहां पर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के थ्रू हम जब इवेपोरेशन करते हैं तो हमें प्योर I2 मिल जाता है। अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एक्शन से, तो जो भी लोग Cl- को Cl2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, Br- को Br2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सभी के सभी I- को I2 में कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो है, अगर मैं Fe3+ को ले लूं तो वो Fe3+ भी I- को I2 में कन्वर्ट कर सकता है। अगर मैं Cu2+ को ले लूं तो वो भी I- को I2 में कन्वर्ट कर सकता है। और साथ ही HNO2 भी, साहब सुनना मेरी बात, HNO2 भी एक ऐसी चीज है, HNO2 भी एक ऐसी चीज है जो कि I- को I2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ में Br2 तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही जो कि किसको I- को I2 में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं बात करूं बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड जो कि है फ्रॉम चिली सॉल्ट पीटर की, तो चिली सॉल्ट पीटर क्या होता है भाई साहब? चिली सॉल्ट पीटर होता है बेसिकली NaNO3। NaNO3 में NaIO3 और NaIO4 का एक छोटा सा इंप्योरिटी रहता है, यानी कि बहुत स्लाइट अमाउंट में इंप्योरिटी रहता है। अगर सुनना सबसे पहले इस पूरे चिली सॉल्ट पीटर को हम फ्रैक्शनली क्रिस्टलाइज करते हैं, यानी कि उसका फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। अगर हमने फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कर लिया तो NaNO3 क्योंकि ये लेस सॉल्युबल रहेगा तो ये रिएक्शन में बैठ जाएगा, और जब इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, रिएक्शन में बैठ जाएगा, तो हम इस चीज को, यानी कि ये इंप्योरिटी वाली चीज को अलग से
सेपरेट आउट कर लेते हैं। इस इंप्योरिटी को सेपरेट आउट करने के बाद ये जो मिक्सचर हमें ऑब्टेन हुआ इसके हम दो पार्ट लेते हैं। एक पार्ट को हम रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट कराते हैं तो वो पूरा का पूरा रिड्यूस होकर NaI में कन्वर्ट हो जाता है, और एक पार्ट को हम एज इट इज रहने देते हैं। जब इस NaI वाले पार्ट को और इस पार्ट 2 को हम साथ में H+ यानी कि एसिडिक मीडियम में ट्रीट कराते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था OH- डालते ही डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, जबकि एसिडिक मीडियम डालते ही कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। और NaI और इस वाले पार्ट को जब मैं एसिडिक मीडियम में ट्रीट करा रहा हूं तो कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी और मुझे मिल जाएगा I2, और ये है I2 को बनाने का सबसे बढ़िया मेथड। अगर मैं बात करूं इनके कुछ ऑक्सी एसिड की, तो ये यहां पर ऑक्सी एसिड पाए जाते हैं HOX, HOXO, और यहाँ पे कौन सा पाया जाता है HOXO2 और HOXO3। अगर इन ऑक्सी एसिड्स की मैं बात करूं तो कौन कौन से एटम्स के साथ, ये कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ, कौन कौन से हेलोजन के साथ ये एग्जिस्ट करते हैं, तो फ्लोरीन के केस में केवल ये वाला ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करेगा, बाकी क्योंकि फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना पाता है तो और कोई ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट नहीं करेगा। जबकि क्लोरीन के केस में सारे करेंगे। ब्रोमीन और आयोडीन के केस में एक सिंगल वाला ऑक्सी एसिड तो एग्जिस्ट करेगा, पर यहां पर +3 वाला ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है। साइज बड़े होने के कारण इनफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं हो पाता है कि ये अच्छे से बॉन्ड बना पाए, क्योंकि जैसे ही इनफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा उतने ही आसानी से वो बॉन्ड बना पाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाए तो इसके बनने का कोई मतलब भी नहीं है। तो +5 वाले और +7 वाले ऑक्सी एसिड तो ब्रोमीन और आयोडीन के केस में बनते ही है, +1 वाले भी बनते हैं, ठीक है। और अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन की बात करूं, जिसपे IIT JEE एडवांस में 2 बार सवाल पूछा जा चुका है, 2015 में भी, 2017 में भी। तो इनका जो ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन है HClO, HClO2, HClO3, HClO4। अगर मैं इनके सबसे पहले एसिडिक नेचर की बात करूं तो जितना ज्यादा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, जितना ज्यादा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, उतना ज्यादा इनका एसिडिक नेचर, यानी कि इनके एसिडिक नेचर का ये ऑर्डर हो जाएगा HClO4 का सबसे ज्यादा, फिर HClO3 का, फिर HClO2 का, फिर HClO का, ठीक है। अगर मैं इनकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं तो थर्मल स्टेबिलिटी बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करती है। सुनना मेरी बात, बॉन्ड एनर्जी उस चीज की जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा कम साइज, जितना ज्यादा कम साइज बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी थर्मल स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा। इसलिए HClO4 की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर HClO3, फिर HClO2 और फिर HClO की। जबकि अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करूं, हर जगह हम ये देखते हैं कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर उतना ज्यादा होता है, क्योंकि रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती है खुद की। तो अगर मैं इनके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करूं तो इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो रिवर्स हो जाता है। ये एक एक्सेप्शन के केस में मैं पाया जा सकता हूं कि HClO का सबसे ज्यादा होता है, फिर HClO2 का, फिर HClO3 का और फिर HClO4 का। तो इसी तरह मैंने आपको इन सबके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में बता दिया, थोड़ा सा एक्सेप्शन है। अगर मैं इनके प्रिपरेशन की बात करूं तो भाई साहब वाटर से अगर इन ऑक्साइड्स को मैं रिएक्ट करा दूं, जैसे अगर मैं Cl+7 वाले ऑक्साइड के साथ वाटर की रिएक्शन कराऊं तो यहां पर HClO4 बन जाएगा। अगर मैं Cl2O यानी कि +1 वाले के साथ वाटर की रिएक्शन कराऊं तो यहां पर HClO बन जाएगा। अगर मैं BaClO2 से वाटर की रिएक्शन कराऊं, BaClO2 होल ट्वाइस से, तो यहां पर BSO4 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और बन जाएगा मेरे साथ HClO2, जहां पर क्लोरीन कौन से स्टेट में है? +3 में। अगर मैं BaClO3 की बात कर रहा हूं तो H2SO4 से इसकी रिएक्शन कराने पर BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन जा रहा है और बन जा रहा है HClO3। और इसी के साथ हमारा बस एक और ये रिएक्शन बची है, उसके बाद तो कुछ बचा नहीं है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया और Cl2। अगर सुनना, अमोनिया और Cl2 की रिएक्शन होती है भाई साहब, अमोनिया -3 स्टेट में है, Cl2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये दोनों रिएक्ट करता है तो कायदे से तो नाइट्रोजन और HCl बनना चाहिए, यानी कि अमोनिया नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज कर जाए और कायदे से ये प्रोडक्ट बनने चाहिए। पर अगर इन दोनों में से कोई एक एक्सेस ले लिया जाए तो फिर क्या होता है भाई साहब? अगर मान लो हमने NH3 एक्सेस ले लिया तो पहले N2 और HCl ही बनाओ, फिर रिएक्ट करा दो NH3 की प्रोडक्ट्स में। तो अगर N2 NH3 से रिएक्ट करेगा तब तो कुछ नहीं बनेगा, पर अगर HCl ने NH3 से रिएक्ट किया तो NH4Cl नाम का कंपाउंड बन जाएगा और जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या बन जाएंगे? N2 और NH4Cl। और अगर हमने Cl2 एक्सेस में ले लिया तो भाई साहब फाइनल प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? एक बहुत ही एक्सप्लोसिव कंपाउंड NCl3 बन जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, और साथ में बन जाएगा भाई साहब HCl। और इसी के साथ अगर मैं इस चीज की रिएक्शन यानी कि क्लोरीन की रिएक्शन स्लेट लाइन से करा दूं, यानी कि CaOH होल ट्वाइस से करा दूं, तो CaOH होल ट्वाइस की जब मैं क्लोरीन से रिएक्शन कराता हूं 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो भाई साहब बन जाता है क्या? अरे बोलो, ये है ब्लीचिंग पाउडर का, जो ब्लीचिंग पाउडर का मिक्सचर रहता है हमारा, वो CaOCl होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस वाटर, ये हमारा बेसिकली कंपोजिशन है किसका? ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। तो ये बन जाता है और इसी के साथ ये जो हैलोजन फैमिली है ये समाप्त हो जाती है। और मैं इसके वास्ते आपके लिए बहुत सारे PYQs लेके आया हूं जिनको आप अटेम्प्ट
अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही ऑलरेडी लंबा लेक्चर हो गया, तो मैं इसमें पीवाईक्यूज डिस्कस नहीं करता हूं। आप इन सभी पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से भाई साहब अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर में सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। और इसी तरह अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जरूर इस सेशन को लाइक कर दीजिए, इस सेशन को शेयर कर दीजिए, और जे इन्फिनिटी बाय अनअकैडमी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं गौरव सर भी आपसे मिलता हूं किसी अगले सेशन, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, शब्बा खैर, टाटा, बाय बाय।